नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूपी में सड़क से सदन तक संग्राम, विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे सपा के विधायक। यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर बिहार की सियासत गर्म, सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कही बड़ी बात। देश का वो पहला बहुचर्चित डीएपीएस कांड जिससे हिल उठा पूरा देश। हिजाब पर कौन सही कौन गलत, ईडी सीबीआई डायरेक्टरेट का बढ़ेगा कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट में आज इन तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। एचएम प्रवक्ता दानिश रिजवान का इस्तीफा, महिला ने लगाया था रेप करने का आरोप, पार्टी का आया बड़ा बयान सामने। खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सोमवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले रविवार को समाजवादी पार्टी ने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाई और बैठक के बाद विधायक मनोज पांडे ने बताया कि सपा विधायक विधानसभा में सोमवार की सुबह पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू भी हो रहा है। आपको बता दें, इस मानसून के हंगामेदार होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। सरकार को घेरने के लिए मुख्य विपक्षी दल सपा ने पैदल मार्च करने का फैसला किया है। सपा का यह पैदल मार्च महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है। इस बात की जानकारी सपा विधायक मनोज पांडे ने दी है। सपा विधायक ने बताया कि समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च में पार्टी के सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्य शामिल होंगे। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये पद यात्रा निकाली जाएगी। ये मार्च जनता से जुड़े महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे को लेकर होगा। ये पद यात्रा के लिए सभी सुबह 9 बजे लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर में जुट चुके थे और जिसके बाद 9:45 पर सपा प्रमुख के नेतृत्व में विधान भवन के लिए हम लोग पद यात्रा निकालने के लिए तैयार हो चुके थे। बता दें कि सपा के अलावा आरएलडी ने भी विधायकों के साथ प्रदर्शन का भी ऐलान किया था। तो बता दें, ये पैदल यात्रा शुरू हो गई है और आज मानसून सत्र भी है, तो हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला साधा है। उन्होंने नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश की फूलपुर विधानसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के दावों और अटकलों के बीच कटाक्ष किया है। बता दें कि शनिवार को सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार कहीं से भी लोकसभा चुनाव लड़े, जनता उन्हें पूरी तरह से पराजित करेगी और वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का सपना देखने वाले नीतीश कुमार बीजेपी के बढ़ते जनाधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से इतना डरे हुए हैं कि वो बिहार से संसदीय चुनाव लड़ने की बजाय यूपी में सपा के गढ़ फूलपुर और मिर्जापुर से प्रत्याशी बनने की सोच रहे हैं। बता दें, उन्होंने कहा कि 2024 में बिहार की 40 सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ 2 पर जीती थी। उनमें भी नालंदा संसदीय मात्र 8,000 वोटों के अंतर से उसकी प्रतिष्ठा बची थी और इस बार बीजेपी 35 से ज्यादा सीट जीतकर 2014 की सफलता दोहराएगी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यूपी में बुआ बबुआ के साथ आने के बाद बावजूद बीजेपी ने 2019 के संसदीय चुनाव में 64 सीटें जीती और हाल ही में उपचुनाव में सपा आजमगढ़ और रामपुर में अपनी सीट नहीं बचा सकी। उन्होंने कहा कि इससे पहले यूपी के 2 लड़के अखिलेश और राहुल मिलकर भी बीजेपी का विजय रथ नहीं रोक पाए थे। जिस पार्टी का यूपी के विधान चुनाव में खाता नहीं खुला, उसके नेता नीतीश कुमार 2 लड़कों को कहकर वहां की किसी सीट पर लड़े और उनकी जमानत जब्त होगी। तो ये तमाम बातें सुशील कुमार मोदी की तरफ से सामने आ रही हैं। पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं का कथित एमएमएस वायरल होने के बाद मामला काफी गर्मा गया है। यूनिवर्सिटी की ही छात्रा पर अपने सहेलियों के आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया गया है और छात्राओं पर गंभीर आरोप है कि वो हॉस्टल में बाथरूम में नहाती हुई लड़कियों का वीडियो बना लेती थी और फिर शिमला में रह रहे अपने बॉयफ्रेंड को वे क्लिप भेजती थी। और बता दें कि इस घटना के खुलासा होने के बाद काफी हंगामा मच रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के एमएमएस स्कैंडल की घटना को लेकर छात्र छात्राओं ने मोहाली में यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर विरोध किया। बता दें कि हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले ही साफ किया जा चुका है कि छात्रों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाने की अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कथित एमएमएस कांड मामले में शिमला से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार युवक शिमला जिले के रोहड़ का रहने वाला है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्रा को गिरफ्तार भी किया था। तो बता दें किस तरीके का बवाल वहां पर सामने आ रहा है।
आज से सितंबर के संडे लास्टिक की शुरुआत हो रही है। बता दें कि वीकेंड के बाद आज भी सरकारी दफ्तर, कोर्ट और कचहरी भी खोले जाएंगे और अगर कोर्ट और फैसलों के लिहाज से देखें तो हफ्ते का पहला दिन यानी आज सोमवार काफी अहम होने वाला है। आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों में सुनवाई होगी। इन मामलों में आने वाले फैसलों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट किन किन मामलों की आज सुनवाई करेगा, आज सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले में सुनवाई के दौरान पूरे देश की नजर टिकी हुई है वह है कि कर्नाटक का हिजाब मामला। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन करने का राज्य सरकार का आदेश सही ठहराया गया था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसी मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और दूसरा मामला आपको बता दें, ईडी और सीबीआई निर्देशकों का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति केंद्र सरकार को देने वाले अध्यादेश को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और टीएमसी सांसद महुआ समेत कई याचिकाकर्ताओं ने इस अध्यादेश को मनमाना बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी। तो आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि ईडी निदेशक संजय मिश्रा को मिले 1 साल की सेवा विस्तार का भी मसला इसमें उठाया गया है। कहा गया है कि ये मिश्रा को एक और सेवा विस्तार न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि एचएएम प्रवक्ता दानिश रिजवान पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है और उनके इस्तीफे को लेकर पार्टी की ओर से एक बड़ा बयान भी रविवार को सामने आया है। बता दें कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि इस घटना की उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि अभी तक दानिश का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। जांच के बाद पार्टी कोई निर्णय लेगी। मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। सच सामने आएगा और दोषी होंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी और निर्दोष होने पर बचाया भी जाएगा। बता दें उनके इस्तीफे पर क्या करना है इस पर 1-2 दिन में विचार करेंगे। ये तमाम बातें उनकी पार्टी की तरफ से सामने आ रही है। बता दें कि इधर दानिश रिजवान अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर चुके हैं और 11 साल पुराने एक मामले में दानिश रिजवान पर रेप का मामला दर्ज किया गया था। झारखंड की रहने वाली एक अनुसूचित जनजाति की महिला ने दुष्कर्म की शिकायत झारखंड पुलिस से की थी। इसके बाद झारखंड पुलिस ने 0 एफआईआर कर मामले को पटना के सचिवालय थाना ट्रांसफर कर दिया गया था। बता दें इधर महिला ने बीते गुरुवार को सचिवालय थाने में भी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दानिश पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उसका यह भी कहना था कि उसका जो पुत्र है वो भी दानिश रिजवान का ही है। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको जल्दी से मुखातिब कराते हैं अगली खबर से। आपको बता दें कि फूलपुर के लोग देश को मंत्री दे चुके हैं। राम मनोहर लोहिया और ज्ञानेश्वर मिश्रा और कांशी राम ने भी सीट से चुनाव लड़ा है। और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बातचीत में जैसे ही कहा कि नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं तो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई और यूपी के इस सीट से नीतीश आखिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बात के कई निहितार्थ निकले जाने वाले हैं। आपको बता दें कि क्योंकि ओबीसी बहुल ये सीट कई मायनों में खास है और अपने में कई राजनीतिक इतिहास को समेटे हुए है। सबसे पहले फूलपुर लोकसभा सीट का परिचय करा देते हैं आपको। फूलपुर सीट पूर्वांचल में आती है जो कि बिहार के करीब है और ये एक कुर्मी बहुल क्षेत्र है। और फूलपुर के लोग देश के 2 प्रधानमंत्री दे चुके हैं और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसी सीट से सांसद रहे। वो लगातार 3 बार सांसद रहे और देश के पीएम चुने गए। इसके बाद 1971 में विश्वनाथ प्रताप सिंह भी फूलपुर सीट से सांसद लोकसभा चुनाव और लोकसभा तक पहुंचे और आगे चलकर वो देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम भी इस सीट से जुड़ा है। खास बात यह है कि 1962 में राम मनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो इसी के मद्देनजर नीतीश कुमार भी फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने खरी खरी सुनाई है और सवाल के जवाब में आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज समझ रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है।
अभी तो पूछ रहे थे कि लोग जाना चाहते, मैंने तो कहा बिल्कुल जाए। जी हाँ, बता दें जिसको जाना है वो जाए। ये कमलनाथ की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही है। बता दें आगे उन्होंने कहा है कि हम किसी को रोकना नहीं चाहते। पत्रकारों ने कमलनाथ से देश के विभिन्न भागों में कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं पर सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि अगर वो नेता और पदाधिकारी जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं तो और विचार बीजेपी से मिलते हैं तो मैं उनको अपनी मोटर कार दूंगा। बता दें कि जाइए मेरी कार में जाइए। तो ये कमलनाथ की तरफ से जो पार्टी छोड़कर नेता और पदाधिकारी लोग जा रहे हैं उनके खिलाफ ये बयान सामने आया है। बता दें कि कमलनाथ ने आगे कहा है कि मैं किसी की खुशामद और विश्वास करता हूं और उन्होंने कहा है कि जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं वो पार्टी के प्रति निष्ठा से काम कर रहे हैं और जोर से उन पर कोई मालूम हो कि 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने इस्तीफा दिया था। अरुणोदय चौबे कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेताओं का चौबे पर दबाव का प्रयास कई महीनों से चल रहा था। चौबे का बयान लगातार पार्टी विरोधी भी और है कि चौबे के खिलाफ कई मामले दायर किए जा चुके हैं। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा कि आज हमारे झूठे माने जा रहे हैं, दबाव राजनीति की जा रही है, दबाव प्रभाव से आप किसी का भी दिल, दिमाग और आत्मा नहीं खरीद सकते के खिलाफ कमलनाथ का यह बयान भी सामने आया है और वो साथ ही निशाना भी साधते हुए नजर आए बीजेपी पर। राजस्थान विधानसभा सत्र 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे इस सत्र की शुरुआत हुई और इस सत्र में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कई अहम बिल पास कराने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष ने भी लंपी वायरस को लेकर कमर कस ली है, जिसके बाद कार्रवाई शुरू होने के सदन में हंगामा होना तय माना जा रहा है। लगभग बता दें कि विपक्ष लंपी वायरस को लेकर विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसके लिए विपक्ष ने पहले ही अपना रुख साफ कर लिया है। दरअसल विधानसभा सत्र 28 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब 19 सितंबर से 7वें सत्र की शुरुआत हो रही है। इससे पहले बजट सत्र में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने रीट 2021 पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने और किसानों के कर्ज माफ कराने और अलवर में नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी सहित प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। जबकि सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक संशोधन विधेयक पारित कराया गया था। तो बता दें कि हंगामा तय माना जा रहा है और इन तमाम मुद्दों पर विधानसभा में आज चर्चा भी होनी है। शिवसेना गुट को शिवाजी पार्क में अपनी वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लंबित होने के बावजूद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे की दशहरा रैली के लिए बीकेसी में एक मैदान के लिए आवेदन को एमएमआरडीए ने मंजूरी दी है। हालांकि मुंबई एमएमआरडीए ने रैली के लिए बांद्रा कॉम्प्लेक्स बुक करने के लिए शिव ठाकरे समूह के आवेदन को खारिज कर दिया है और सांसद सदस्य और भारतीय कामगार सेना ने अध्यक्ष अरविंद सावंत ने अकोला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी आवेदन खारिज कर दिया गया क्योंकि ये प्राधिकरण के दावों के अनुसार बाद में आया था। शिवाजी पार्क के लिए हमारा पहला आवेदन है और अब बीएमसी को हमारे आवेदन को मंजूरी देनी चाहिए। बता दें कि 22 अगस्त को ठाकरे खेमे के सांसद अनिल देसाई ने बीएमसी के जी नॉर्थ वार्ड कार्यालय में आवेदन कर 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क को दशहरा रैली के लिए आरक्षित करने की मांग की थी। इस आवेदन पर बीएमसी के निर्णय लेने से पहले शिंदे समूह के विधायक सदा सावरकर ने 30 अगस्त को शिवाजी पार्क को अपनी दशहरा रैली के लिए आरक्षित करने के लिए आवेदन किया था। तो बता दें एकनाथ शिंदे को आवेदन की मंजूरी मिल चुकी है इस मामले में। महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के लगभग 3 महीने बाद शिवसेना के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पिछले कई हफ्तों से रैलियां और जनसभाओं को एक सीरीज के माध्यम से जनसंपर्क अभियान करा रहे। सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने अनजाने में आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन उपनाम दिया था। इसी का जवाब देने के लिए आदित्य न केवल राजनीतिक पंख बल्कि नुकील पंजों के साथ गरुड़ की तरह राजनीति के आसमानों में उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें उनकी रैलियां बैठकों में ज्यादातर विद्रोही के निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छी खासी भीड़ जुटती हुई भी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस एमवीए सरकार के गिराए जाने के बाद आदित्य ने एक
जिले से दूसरे जिले में जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कड़ी चुनौती दी। सितंबर के अंत से शुरू होने वाले अपने पिता के राजनीतिक दौर के लिए जमीन तैयार करते हुए आदित्य ने एकनाथ शिंदे और उनके अन्य विधायकों पर जमकर निशाना साधा, जिन्होंने 29 जून को एमवीए का साथ छोड़ दिया। बता दें, उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर शिंदे समूह के कुछ गद्दार शामिल हैं और जो विशेष रूप से गालियां देते हैं, धमकी देते हैं, ये पागल हो जाते हैं। सीधे तौर पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज सुधीर संगवान की सुखविंदर सिंह से पूछताछ कर सकती है। इस समय दोनों जेल में बंद हैं। इनसे पूछताछ के लिए सीबीआई अदालत में एप्लीकेशन लगा सकती है। अभी कुछ गवाहों के बयान बाकी हैं। ऐसे में आज सीबीआई की टीम उनके बयान भी दर्ज करेगी। रविवार को सीबीआई की टीम क्लब पहुंची थी। यहां सीबीआई टीम करीब 2 घंटे तक रही और पूरे नाइट क्लब की 3 डी मैपिंग की गई थी। साथ ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई थी। इतना भी नहीं, नाइट क्लब के स्टाफ से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी। इसके बाद सीबीआई की टीम एक बार फिर ग्रैंड रिजॉर्ट पहुंची और वहां पर एक बार फिर डी मैपिंग की थी। 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की गोवा में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के निशान मिले थे। इस मामले में सोनाली फोगाट के पीए सुधीर संगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर की गिरफ्तारी किया गया था और गोवा पुलिस ने बाद में रेस्टोरेंट के मालिक और 2 ड्रग पैडलर को भी गिरफ्तार किया था। कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि क्या नया राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का नेता होगा, ये भी एक सवाल है। अध्यक्ष पद पर होने जा रहे चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। आज प्रदेश कार्यालय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक हुई और बैठक में 2 प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। दूसरे प्रस्ताव में पीसीसी चीफ बदलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री समेत 307 सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया को बताया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस और राजस्थान कांग्रेस ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अब तक 2 राज्यों से प्रस्ताव आ चुके हैं और अन्य राज्यों से भी प्रस्ताव आते हैं, तो राहुल जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। मैं समझता हूं कि कार्यालय भी और कार्यकर्ताओं भी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राहुल जी सहमति प्रदान करें। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश चुनाव समिति के राज्य और तमाम लोग उस बैठक में मौजूद थे। गोंडा में कुनाओ नदी के खतरे के निशान को पार कर जाने के कारण इसके प्रवाह क्षेत्र के दायरे में आने वाले जिलों को अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के जिला अधिकारियों और एसएसपी और एएसपी को निर्देश जारी किए हैं। यहां चंद्रदीप घाट पर कुनाव नदी के खतरे के निशान को पार कर गया है और सीएम योगी ने गोंडा, बस्ती और गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, अयोध्या जनपद के जन अधिकारियों और जिला अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ को संभावित खतरे को देखते हुए गांव और शहरों में लोगों की सुरक्षा, बचाव और राहत के लिए व्यवस्थित इंतजाम किए जाएं। बता दें कि यूपी के इस वक्त घाघरा, शारदा और राप्ती नदी उफान पर है, जिसमें देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें उधर अयोध्या में लगातार बारिश होने की वजह से सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और इसके आगे और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं गोंडा में घाघरा नदी पर खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर के ऊपर बह रही है। लगातार नदी के जलस्तर में ऊपर नीचे होने के बाद नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों का डर लगातार बढ़ता जा रहा है और घाघरा नदी का जलस्तर पहाड़ी पर लगातार हो रही बारिश के कारण बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने की दूसरी वजह गिरिजा, शारदा और सरयू से छोड़ा गया पानी भी है। ये एक और वजह बताई जा रही है। आपको बता दें यहाँ से लगभग 4,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद घाघरा नदी उफान पर आ गई और उसका जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसे देखते हुए सीएम योगी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या का आंकड़ा देखकर आप दंग रह जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में जितने सक्रिय मरीज हुए करते थे, उतने मरीज अब पूरे मध्य प्रदेश में बाकी रह गए हैं। बता दें कि एमपी के सभी जिलों में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर मात्र 147 रह गई है और प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है। अब मध्य प्रदेश में महज 187 सक्रिय मरीज बचे हैं और एमपी में भोपाल 59 और इंदौर में 45, बालाघाट में 2, बैतूल में 7, रतलाम में 3, राजगढ़ में 1 और रायसेन में 3, मतलब तमाम जगह एक एक 2-2 मरीज बचे हैं। और आपको बता दें कि उज्जैन में भी 2 मरीज बचे हुए हैं, शिवपुरी में भी 2 मरीज बचे हुए हैं। एमपी में पिछले 24 घंटों में 5265 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 29 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस प्रकार पॉजिटिविटी की दर 0.5% रह गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना से 10,771 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में मानसून एक बार फिर से एक्टिव होता दिख रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में मौसम बदलते दिख रहा है। दिल्ली में भी आज से 25 सितंबर तक लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखेगी और राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग के मुताबिक एक और जहां आज बादल छाए रहेंगे, तो वहीं कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक होगा और वहीं न्यूनतम 24 डिग्री तक रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कल से पूरे हफ्ते बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों में एंटी साइक्लोनिक प्रभाव के चलते अगले 5 दिन यानी शनिवार तक कुछ राज्यों में बारिश की पूरी तरह से संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya पर जाकर आप हमारी खबरों को विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।